आवर्ती गति और सिंपल हार्मोनिक मोशन यानी सरल आवर्त गति के इस एक्सप्लेनर में आपका स्वागत है। हमारे चारों तरफ की दुनिया में ना एक छिपी हुई लय है, चाहे वो दीवार घड़ी की टिक टिक हो या फिर गिटार के तारों का बजना। आज हम उसी के पीछे के विज्ञान और उन नियमों को डिकोड करने वाले हैं जो इस पूरी व्यवस्था को चलाते हैं। जरा सोचिए, क्या हमारा ये पूरा ब्रह्मांड एक मैथमेटिकल रिदम, एक गणितीय लय पर धड़कता है? ये अपने आप में काफी गहरा सवाल है ना? इस एक्सप्लेनर के जरिए हम भौतिक दुनिया को कंट्रोल करने वाले उन अदृश्य पैटर्न्स पर फोकस करेंगे और आप देखेंगे कि जब हम इन पैटर्न्स को गणित के नजरिए से देखना शुरू करते हैं तो प्रकृति के कई रहस्य बिल्कुल शीशे की तरह साफ होने लगते हैं। तो चलिए बिना देरी किए शुरू करते हैं। आज की चर्चा में हम जीवन की लय, गति का गणित, सरल आवर्त गति, बल और ऊर्जा और आखिर में एक बहुत ही जाने पहचाने उदाहरण सरल लोलक यानी सिंपल पेंडुलम को एक्सप्लोर करेंगे। आइए सबसे पहले बात करते हैं जीवन की लय की और देखते हैं कि दुनिया में ये पैटर्न्स कैसे काम करते हैं। यहीं से हम अलग अलग तरह की गतियों को पहचानना शुरू करेंगे। रोजमर्रा की गतियों में एक बहुत ही बारीक लेकिन बेहद दिलचस्प अंतर होता है। एक तरफ होती है आवर्ती गति यानी पीरियोडिक मोशन। ये वो गति है जो एक फिक्स टाइम के बाद खुद को दोहराती है। मान लीजिए एक कीड़ा है जो ढलान पे चढ़ता है और बार बार नीचे गिर जाता है। वहीं दूसरी तरफ है दोलन गति यानी ऑसिलेटरी मोशन। ये एक मीन पोजीशन के आगे पीछे होती है, बिल्कुल एक कटोरे के अंदर लुढ़कती हुई गेंद की तरह। यहाँ याद रखने वाली सबसे जरूरी बात यह है कि सभी दोलन गतियां आवर्ती जरूर होती हैं, लेकिन हर आवर्ती गति का दोलन होना जरूरी नहीं है। इस कॉन्सेप्ट को थोड़ा और अच्छे से फील करने के लिए खुद अपने दिल की धड़कन को ही ले लीजिए। ये औसतन 75 धड़कन प्रति मिनट की दर से धड़कता है, जो कि एक बेहतरीन आवर्ती गति है। वैज्ञानिक भाषा में इस फ्रीक्वेंसी को मशहूर भौतिक विज्ञानी हेनरिक हर्ट्ज के नाम पर हर्ट्ज में मापा जाता है। अगर हम 75 धड़कन प्रति मिनट को सेकंड में कन्वर्ट करें तो ये 1.25 हर्ट्ज के बराबर आता है। तो बेसिकली ये वो लय है जो हम सभी के भीतर लगातार चल रही है। अब आते हैं अपने दूसरे सेक्शन पर, गति का गणित और तरंगों की शब्दावली। प्राकृतिक लयों को मापने के लिए हमें कुछ गणितीय टूल्स की जरूरत पड़ेगी। किसी भी ऑसिलेशन की टाइमलाइन को नापने की सबसे बेसिक यूनिट है उसका आवर्तकाल यानी टाइम पीरियड। इसे हम टी से लिखते हैं। आसान भाषा में कहें तो ये वो कम से कम समय है जिसमें कोई गति अपनी पूरी साइकिल कंप्लीट करके वापस वहीं आ जाती है जहां से वो शुरू हुई थी। और मज़े की बात यह है कि अगर आप इसका उल्टा कर दें यानी 1/t कर दें तो आपको उस गति की फ्रीक्वेंसी मिल जाती है। टाइम पीरियड के बाद जो सबसे अहम चीज है वो है कला, जिसे हम फेज कहते हैं। इसे समझना बहुत जरूरी है। आप इसे एक स्नैपशॉट या तस्वीर की तरह समझ सकते हैं। ये हमें ये बताता है कि टाइम 0 पर कोई भी वस्तु अपनी साइकिल में एग्जैक्टली कहाँ पर मौजूद है। और हाँ, ये सिर्फ जगह नहीं बताता, बल्कि ये भी बताता है कि वो वस्तु किस दिशा में जा रही है। चलिए अब इस एक्सप्लेनर के सबसे दिलचस्प हिस्से पर चलते हैं, सरल आवर्त गति और इसका मास्टर समीकरण। ये रहा वो अल्टीमेट फॉर्मूला जो इस पूरी गति को डिफाइन करता है। x ऑफ t बराबर है a cos ओमेगा t प्लस फाई। देखने में शायद आपको ये थोड़ा कॉम्प्लेक्स लगे, लेकिन असल में ये बहुत एलिगेंट है। ये फॉर्मूला समय के साथ किसी वस्तु के विस्थापन यानी डिस्प्लेसमेंट को कैलकुलेट करने के लिए आयाम, कोणीय आवृत्ति और फेज को एक साथ जोड़ देता है। अगर किसी गति को हम इस तरह के कोसाइन फंक्शन से दिखा सकें तो समझ लीजिए वही सरल आवर्त गति है। और जब हम इस गणित को एक ग्राफ पर उतारते हैं तो देखिए क्या होता है। ये मास्टर फॉर्मूला एक बहुत ही स्मूथ, लगातार चलने वाली कोसाइन वेव के रूप में सामने आता है। आप देख सकते हैं कि कण अपनी एक्सट्रीम लिमिट्स यानी +a और -a के बीच एक बहुत ही नियमित रिदमिक तरीके से मूव कर रहा है। अब इस हिस्से पर थोड़ा ज्यादा ध्यान दीजिएगा, क्योंकि यहाँ विस्थापन, वेग और त्वरण का जो तालमेल है वो सच में हैरान करने वाला है। विस्थापन के मुकाबले जो वेग यानी वेलोसिटी है वो 1/4 कदम आगे चलती है और त्वरण यानी एक्सेलरेशन वो पूरे आधे कदम आगे रहता है। मतलब जब वस्तु का विस्थापन सबसे ज्यादा होता है ना, तब उसकी वेलोसिटी एकदम 0 हो जाती है। ये प्रकृति का एक बहुत ही खूबसूरती से डिजाइन किया गया मैथमेटिकल डांस है। लेकिन ये सब अपने आप तो होने रहा है, राइट? तो आइए चौथे सेक्शन में समझते हैं बल और ऊर्जा को, जो असल में इस दोलन को ड्राइव करते हैं। एक सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर कभी भी अपनी मर्जी से इधर उधर नहीं जा सकता।
एक बल होता है जो उसे हमेशा उसके सेंटर की तरफ वापस खींचता है। इसे कहते हैं प्रत्यानयन बल या रीस्टोरिंग फोर्स। ये फोर्स हमेशा विस्थापन के प्रोपोर्शनल होता है। इस फॉर्मूले में जो माइनस साइन है उसका काम ही यही बताना है कि बल हमेशा उस दिशा के उल्टे लगेगा जहां वस्तु जा रही है। यही वो फोर्स है जो गति को आउट ऑफ कंट्रोल होने से बचाता है। बल के साथ साथ यहाँ ऊर्जा का भी एक बहुत ही मजेदार खेल चल रहा होता है। सिस्टम के अंदर गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा यानी काइनेटिक और पोटेंशियल एनर्जी लगातार एक दूसरे में बदलते रहते हैं। जब वस्तु अपने सेंटर से गुजरती है तो वो सबसे तेज होती है, इसलिए वहां काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम होती है। लेकिन जैसे ही वो अपनी चरम सीमा पर पहुंचती है, पल भर के लिए रुकती है, तब काइनेटिक एनर्जी 0 हो जाती है और सारी की सारी एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाती है। उस सबसे कमाल की बात जानते हैं क्या है? वस्तु अपने दोलन में कहीं पर भी हो, उसकी टोटल मैकेनिकल एनर्जी हमेशा कांस्टेंट रहती है। अगर काइनेटिक एनर्जी कम होगी तो पोटेंशियल एनर्जी उसी हिसाब से बढ़ जाएगी। दोनों का टोटल हमेशा एक ही रहेगा। बस शर्त यह है कि सिस्टम में कोई घर्षण यानी फ्रिक्शन ना हो जो ऊर्जा को बर्बाद करे। अब तक हमने जितनी भी थ्योरी और नियम समझे हैं, आइए उन सबको एक ऐसे असली सिस्टम पर अप्लाई करके देखते हैं जिसे हम सबने देखा है, सिंपल पेंडुलम। इस फॉर्मूले को जरा गौर से देखिए। T = 2π√L/g। इसमें एक बहुत ही सरप्राइजिंग फैक्ट छुपा है। छोटे एंगल्स के लिए एक पेंडुलम का टाइम पीरियड सिर्फ 2 ही चीजों पर डिपेंड करता है, डोरी की लंबाई और ग्रेविटी। क्या आपने नोटिस किया? इस पूरे फॉर्मूले में द्रव्यमान या मास का तो कोई जिक्र ही नहीं है। इसका सीधा सा मतलब यह है कि पेंडुलम के नीचे बंधे हुए वजन को आप कितना भी बढ़ा या घटा लें, उसके झूलने के समय पर इसका रत्ती भर भी असर नहीं पड़ेगा। यही अमूर्त गणित असल जिंदगी में हमारे बहुत काम आता है। पेंडुलम वाली पुरानी घड़ियों की जो टिक टिक होती है ना, वो सिर्फ उसकी डोरी की लंबाई और गुरुत्वाकर्षण से तय होती है। अगर हम एक ऐसी घड़ी बनाना चाहें जिसका पेंडुलम एकदम सटीक 1 सेकंड का आवर्तकाल दे, तो कैलकुलेशन के हिसाब से उसकी डोरी की लंबाई लगभग 1 मीटर ही होनी चाहिए। ये भौतिकी का एक बहुत ही शानदार और सटीक उदाहरण है। तो इन सब चीज़ों को समझने के बाद ये हमें एक बहुत ही बड़े और गहरे विचार की तरफ ले जाता है। अगर हम जानते हैं कि परमाणु, ध्वनि और यहाँ तक कि प्रकाश तरंगे भी दोलन और आवर्त गति के इन्हीं नियमों को फॉलो करती हैं, तो क्या इस पूरे ब्रह्मांड में जो कुछ भी है वो सब सिर्फ एक कंपन, एक वाइब्रेशन है? गति की इस खूबसूरत लय और इसके नियमों को समझने के इस सफर में मेरे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।